नमस्कार दोस्तों यार, अगर आप मैकेनिकल फाइनल ईयर में हैं, चाहे आप ऑटोमोबाइल से कर रहे हैं या प्रोडक्शन से कर रहे हैं, अगर आप अपना डिप्लोमा यूपीबीटी से कर रहे हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता है कि यूपीबीटी के इस बार ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं और अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है टूल इंजीनियरिंग तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम टूल इंजीनियरिंग के टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये टोटल एमसीक्यू 110 प्लस हैं, 110 से ज्यादा एमसीक्यू हैं। मैंने हर यूनिट से यहां पर क्वेश्चन लिए हैं। भाई अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो किसी भी ब्रांच से, अगर आपके पास टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या टूल इंजीनियरिंग आपके पास सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे क्योंकि इस बार डिप्लोमा का एग्जाम यूपीबीटी कॉलेज के, जितनी भी यूपीबीटी की कॉलेज हैं सभी का ऑनलाइन एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो चलिए यार, टूल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं वन बाई वन। तो यहां पर भाई जो सबसे पहला क्वेश्चन है, और देखो यहां पर मैं एक बात बता देता हूं, यहां पर अगर आप इंग्लिश मीडियम से डिप्लोमा कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है, हिंदी मीडियम से डिप्लोमा कर रहे हैं फिर भी आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों हम इसमें क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। हिंदी में भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा और भाई इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा, तो अगर आप किसी भी मीडियम से हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर भाई पहला क्वेश्चन ये है, विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूड द पाउडर मेटलर्जी। किस निर्माण प्रक्रिया में पाउडर धातु विज्ञान शामिल है? आपके ऑप्शन है भाई यहाँ पर कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड शेपिंग, मशीनिंग, जॉइनिंग। हिंदी में भाई आपके कास्टिंग बनाना और आकार देना, मशीनिंग या आप जुड़ना। तो भाई इंग्लिश में आप थोड़े से ऑप्शन ढंग से पढ़ पा रहे होंगे क्योंकि टेक्निकल वर्ड अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो अच्छा रहेगा। तो भाई यहां पर ये पूछा गया है कि विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पाउडर मेटलर्जी इंक्लूड होती है, ये आपको यहां पर भाई बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर्मिंग एंड शेपिंग। फॉर्मिंग एंड शेपिंग में आपका भाई जो पाउडर मेटलर्जी होती है वो शामिल होती है, इंक्लूड होती है। यहां पर ऑप्शन बी भाई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following is not include in forming and shaping process। भाई आपसे ये पूछा गया है which of the following के इनमें से कौन सा फॉर्मिंग और शेपिंग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन बनाने और आकार देने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है रोलिंग, जिसको हिंदी में भी रोलिंग कहते हैं, फोर्जिंग को भी हिंदी में फोर्जिंग ही बोलते हैं, सीट फॉर्मिंग सीट बनाना, या ब्रोचिंग। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सी प्रोसेस इसमें इंक्लूड नहीं होती है फॉर्मिंग और शेपिंग वाली प्रोसेस में। तो भाई यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्रोचिंग। ठीक है, तो ब्रोचिंग जो प्रोसेस होती है वो आपकी फॉर्मिंग और शेपिंग में नहीं होती है। ठीक है, और रोलिंग, फोर्जिंग, सीट फॉर्मिंग ये तीनों होती हैं, तो ये आप ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मिंग और शेपिंग प्रोसेस में कौन सा इनमें से इंक्लूड होता है। सपोज वहां पर एक रोलिंग ऑप्शन दे दिया और 3 अलग ऑप्शन दे दिए तो आपका रोलिंग सही हो जाएगा, क्योंकि रोलिंग, फोर्जिंग और सीट फॉर्मिंग, अगर सपोज ये तीनों ऑप्शन दे दिए और डी आपका ऑप्शन दे दिया उन्होंने ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो भाई यहां पर जो आपका फिर राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि जो आप इंक्लूड होते हैं वो आपके रोलिंग, फोर्जिंग, सीट फॉर्मिंग तीनों होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहां पर, एक्सपेंडेबल मोल्ड एंड परमानेंट मोल्ड आर द पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भाई एक्सपेंडेबल मोल्ड और परमानेंट मोल्ड किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पार्ट हैं ये आपको बताना है। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। एक्सपेंडेबल मोल्ड और स्थायी मोल्ड निर्माण प्रक्रिया के भाग हैं, मतलब कि किस निर्माण प्रक्रिया के भाग हैं? आपके ऑप्शन है मशीनिंग, कास्टिंग, उल्लेखित में से कोई नहीं, या जुड़ना। जैसे कि इंग्लिश में ऑप्शन है आपके भाई यहाँ पर मशीनिंग, कास्टिंग, नन ऑफ द मेंशन्ड और जॉइनिंग। तो भाई यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका कास्टिंग हो जाएगा, और जिसको आप हिंदी में भी कास्टिंग ही बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
कास्टिंग इंक्लूड ग्राइंडिंग प्रोसेस। और भाई मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी हिंदी बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, उनकी मैंने हिंदी यहाँ पर नहीं लिखी है। जैसे कि कास्टिंग में इंक्लूड्स होते हैं ग्राइंडिंग प्रोसेस, ठीक है, तो ये आप इंग्लिश में आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो भाई यहाँ पर ये बताना है कि ग्राइंडिंग प्रोसेस में कास्टिंग होती है, ये राइट आंसर, ये स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है? तो भाई ये जो आपका स्टेटमेंट है गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि कास्टिंग में इंक्लूड नहीं होती है ग्राइंडिंग प्रोसेस। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता कास्टिंग डज नॉट इंक्लूड ग्राइंडिंग प्रोसेस, तो इसका आंसर ट्रू हो जाता। अभी इसका आंसर क्या है भाई? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेजिंग इज अ टाइप ऑफ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। ब्रेजिंग क्या है? एक मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है, दो मेटल्स को या दो से ज्यादा मेटल्स को जॉइन करती है। क्वेश्चन का मतलब ये है, तो यहां पर आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो भाई देखो, आपका ये ब्रेजिंग हो, सोल्डरिंग हो या आपकी बेल्डिंग हो, ठीक है, रिवेटिंग हो, ये सारी प्रोसेस किसके लिए होती हैं भाई? ये आपकी मेटल को ज्वाइनिंग करने के लिए ही होती हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन मशीनिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सी प्रोसेस मतलब कौन सा इसमें से प्रोसेस मशीनिंग प्रोसेस होती है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी मशीनिंग प्रक्रिया में शामिल है? तो देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन है एक्सट्रूजन, सोल्डरिंग, ड्रिलिंग, कोटिंग। अब यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन सी, ड्रिलिंग। हिंदी में भी ड्रिलिंग को ड्रिलिंग ही कहते हैं, और कुछ छिद्रण प्रक्रिया भी शायद बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे टेक्निकल वर्ड को अगर इंग्लिश में ही याद रखो या इंग्लिश में ही पढ़ो तो भाई आसान होता है समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इंक्लूडेड इन फिनिशिंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परिष्करण में शामिल है? परिष्करण का मतलब भाई फिनिशिंग में, ठीक है, तो आप फिनिशिंग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सी प्रोसेस फिनिशिंग में शामिल होती है। पहला ऑप्शन है आपकी होनिंग एंड वेल्डिंग, ऑप्शन बी है पॉलिशिंग एंड लेपिंग, ऑप्शन सी है कोटिंग एंड मिलिंग, ऑप्शन डी है मोल्डिंग एंड प्लेटिंग। आपके यहाँ पर भाई हिंदी में भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनको हिंदी में भी देख सकते हैं, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। तो भाई जो फिनिशिंग में आपकी प्रोसेस होती है आप जानते हैं वो है भाई देखो वेल्डिंग आपकी हॉर्निंग तो होती है फिनिशिंग के लिए, ऑप्शन ए में जैसे हॉर्निंग और वेल्डिंग दे रखा है, लेकिन वेल्डिंग नहीं होती। ऐसी कोटिंग, ऑप्शन सी है कोटिंग एंड मिलिंग नहीं होती है, दोनों ही नहीं होती हैं। मोल्डिंग एंड प्लेटिंग ये होती नहीं है। फिनिशिंग का मतलब कोई प्रोडक्ट तैयार है उसकी सरफेस को और अच्छे से फिनिश करना, अगर सरफेस रफ सरफेस है तो उसको अच्छे से चमकाना, तो भाई वो किया जाता है पॉलिशिंग से और लेपिंग से। ये दो प्रोसेस, पॉलिशिंग है, लेपिंग है, हॉर्निंग है, ये सारी प्रोसेस कैसी होती हैं? ये फिनिशिंग प्रोसेस होती हैं। तो भाई ये आप याद रखना, हिंदी में आप पॉलिशिंग और लेपिंग ही इसे बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनिंग प्रोसेस डील्स विद ड्राइंग। जो मशीनिंग प्रोसेस होती है वो भाई ड्राइंग के साथ डील्स करती है। ये बताना है कि ये स्टेटमेंट गलत है या ये स्टेटमेंट सही है, मतलब कि ये जो कथन है ये सही है या गलत है। तो भाई जो मशीनिंग प्रोसेस होती है वो ड्राइंग से डील नहीं करती है, तो यहां पर इसका आंसर फॉल्स यानी गलत हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ फिनिशिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा एक फिनिशिंग प्रोसेस का टाइप नहीं है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा परिष्करण प्रक्रिया का प्रकार नहीं है, ठीक है। अब इनमें से, क्योंकि अब आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से फिनिशिंग का प्रकार नहीं है। अब इसमें आपके ऑप्शन है डिफ्यूजिंग बॉन्डिंग, जिसको हिंदी में प्रसार बंधन बोलते हैं, बर्निशिंग, जल रहा है, ऑप्शन सी बोथ डिफ्यूजन बॉन्डिंग एंड बर्निशिंग, और ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन्ड। अब आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डिफ्यूजिंग बॉन्डिंग, हिंदी में कहते हैं प्रसार बंधन। इसको छोड़ के भाई जो आपकी ये बर्निशिंग है ये कैसी प्रोसेस है? एक फिनिशिंग टाइप प्रोसेस का टाइप है, लेकिन जो डिफ्यूजिंग बॉन्डिंग है वो एक फिनिशिंग प्रोसेस का टाइप
नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फिनिशिंग प्रोसेस का कौन सा टाइप है, तो उसमें आपका बर्निशिंग सही हो जाता। इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो भाई डिफ्यूजन बॉन्डिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ ज्वाइनिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा एक ज्वाइनिंग प्रोसेस का टाइप नहीं है, ये बताना है कि कौन सी किसके द्वारा आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं, वो आपको भाई यहां पर बताना है। तो भाई देखो, जो आपकी एडहेसिव बॉन्डिंग होती है उससे भी आप दो मेटल्स को, दो प्लेट्स को, ठीक है, जोड़ने के काम में आता है। ठीक है, एडहेसिव आपने बहुत जगह सुना होगा कि एडहेसिव सेम मेटल की चीजों को जोड़ता है। कोई जब एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ऐसी फोर्स भी पड़ी होंगी, तो भाई आपको पता है ये बॉन्डिंग के लिए होती है। और जैसे मैं बताया, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग ये दोनों तो होते ही होते हैं भाई आपके ज्वाइनिंग करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द मेंशन्ड। हिंदी में कहते हैं उल्लेखित में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन डी भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बेसिक मशीन टूल। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन बेसिक मशीन टूल, निम्नलिखित में से कौन मूल मशीन टूल में शामिल है। ऑप्शन है आपके लेथ मशीन, जिसको हिंदी में खराद मशीन बोला जाता है। ऑप्शन बी है प्रोडक्शन मिलिंग मशीन, जिसको हिंदी में उत्पादन मिलिंग मशीन बोला जाता है। ऑप्शन सी है प्रोडक्शन ड्रिलिंग मशीन, हिंदी में उत्पादन ड्रिलिंग मशीन बोला जाता है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव या नन ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें एक बेसिक मशीन टूल है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लेथ मशीन, खराद मशीन, जिसको हिंदी में कहते हैं। खराद मशीन आपका एक कैसा टूल है, एक बेसिक मशीन टूल है जो आपकी लेथ मशीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ मशीन टूल इज यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियली स्मॉल पार्ट। अनिवार्य रूप से छोटे भागों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस प्रकार के मशीन टूल का उपयोग किया जाता है। सपोज भाई आपको छोटे छोटे पार्ट्स को एक मास प्रोडक्शन करना है। मास प्रोडक्शन का मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है उन पार्ट्स का। तो आप भाई ये पूछा गया है कि किस तरह का मशीन टूल यूज करोगे। क्या जनरल पर्पज वाला, जो जनरली पर्पज मतलब नॉर्मली यूज किया जाता है, मशीन टूल यूज करोगे, या उसके लिए स्पेशल पर्पज टूल यूज करोगे, या ऑटोमेटिक स्क्रू कटिंग टूल यूज करोगे, या इनमें से कोई भी नहीं। हिंदी में भी आपके ऑप्शन है सामान्य उद्देश्य वाले टूल को, विशेष उद्देश्य वाले टूल को, या स्वचालित पेंच काटने वाले मशीन टूल को। तो भाई इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो भाई अगर हमें स्मॉल पार्ट्स का मास प्रोडक्शन करना है तो जो हम यूज करेंगे वो करेंगे ऑटोमेटिक स्क्रू कटिंग। ऑप्शन सी भाई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डज ऑल द वर्क ऑफ लेथ मशीन। इसमें से ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन खराद मशीन का सारा काम करता है। मतलब आप इस तरह से बोल सकते हो कि मेन कंपोनेंट ऑफ खराद मशीन या लेथ मशीन। तो बताना है आपको, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सोचिए, फिर मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूं। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टर्निंग सेंटर ऑफ सीएनसी टाइप। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सीएनसी प्रकार का एक टर्निंग सेंटर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सीएनसी मशीनिंग सेंटर डज ऑल द वर्क। ठीक है, सीएनसी मशीनिंग सेंटर होता है वो सभी कार्य करता है, किसके, मिलिंग मशीन के, ड्रिलिंग मशीन के, या मिलिंग और ड्रिलिंग दोनों के, या किसी के नहीं। ठीक है, मिलिंग को हिंदी में मिलिंग ही बोलते हैं और ड्रिलिंग को ड्रिलिंग ही बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर जो आपका सीएनसी मशीनिंग सेंटर होता है वो जो काम करता है वो आपके मिलिंग और ड्रिलिंग दोनों मशीनों के करता है। तो ऑप्शन सी भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर दोनों मिलिंग और ड्रिलिंग मशीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ लेथ मशीन। इनमें से कौन सी एक लेथ मशीन का प्रकार है वो बताना है। कैपिस्टन, टरेट, या कैपिस्टन टरेट दोनों, या कोई भी नहीं।
तो भाई जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जो लेथ मशीन होती है वो कैपिस्टन भी एक लेथ मशीन होती है, टरेट भी लेथ मशीन होती है, ठीक है। दोनों में चेंजेस होते हैं लेकिन दोनों ही लेथ मशीन का एक प्रकार है। तो ऑप्शन सी भाई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर हिंदी में देखें तो कैपिस्टन और आपकी टरेट, भाई आप इसको इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में इनका टेक्निकल नाम ये गलत दिया हुआ है, तो आप इसको इंग्लिश में ही देखो, कैपिस्टन एंड टरेट लेथ, और वैसे ही भाई आपने इसको इंग्लिश में ही पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द डेवलपमेंट ऑफ मशीन टूल विच आर यूज फॉर मेटल कटिंग स्टार्टेड फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ सिलेंडर। मशीन टूल जो धातु काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं का विकास सिलेंडर के आविष्कार से हुआ था। क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है। तो भाई अब आप बताइए क्या ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। तो भाई ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ऑप्शन ए ट्रू यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, यहाँ पर आपसे पूछा है डीएनसी स्टैंड्स फॉर, डीएनसी की फुल फॉर्म पूछी है आपने। डीएनसी जैसे कि आपकी सीएनसी मशीन होती है, वैसे ही भाई आपकी एक डीएनसी भी मशीन होती है। तो आप जैसे सीएनसी की फुल फॉर्म होती है, ऐसे ही डीएनसी की फुल फॉर्म होती है। तो डीएनसी की फुल फॉर्म बतानी है कि डीएनसी की फुल फॉर्म क्या है। तो भाई यहाँ पर जो डीएनसी की फुल फॉर्म होती है वो होती है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। ऑप्शन बी भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, मशीन टूल आर इकोनॉमिकल फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज रूट्स। भाई यहाँ पर लार्ज रूट्स है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग में एरर है, तो यहाँ पर बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है आपका ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द कैपेसिटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ यूनिवर्सल मशीन टूल आर हाई। यूनिवर्सल मशीन टूल की क्षमता और दक्षता अधिक होती है, क्या ये सही बात है या नहीं, ये आपको बताना है। तो भाई जो यूनिवर्सल मशीन टूल होता है उसकी यार जो कैपेसिटी होती है या एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो इसका ऑप्शन बी ये राइट हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, मशीन टूल कैन बी क्लासिफाइड एज। मशीन टूल को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं, किसके बेसिस पे करते हैं, ये बताना है। क्या मशीन टूल को जो उनकी ज्योमेट्रिक शेप होती है वर्कपीस की उसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है, या नंबर ऑफ वर्कपीस कितने हैं उसके बेसिस पे किया जाता है, या फंक्शन ऑफ द मशीन, मशीन का क्या फंक्शन करेगी मशीन उसके बेसिस पे, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड, या इनमें से ये जितने भी दिए हैं सभी सही हैं। आप हिंदी में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो भाई यहाँ पर जो मशीन टूल को वर्गीकृत किया जाता है वो इन सभी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड सभी उल्लेखित आपके सही आंसर भाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, रिवॉल्वर मशीन टूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पज मशीन टूल। क्या रिवॉल्वर मशीन टूल विशेष प्रयोजन मशीन टूल का एक उदाहरण है। अब आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो भाई बिल्कुल जो रिवॉल्वर मशीन टूल है वो एक स्पेशल पर्पज मशीन टूल का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, द डिमांड ऑफ इंस्ट्रूमेंट और पार्ट्स विच आर यूज फॉर पर्पज ऑफ मेजरमेंट आर मोर इन एनसी मशीन टूल। उपकरणों या भागों की मांग जिनका उपयोग के लिए किया जाता है, एनसी मशीन्स का उपयोग किया जाता है मेजरमेंट्स के लिए, ये बताना है कि ये कथन सही है या नहीं। तो भाई ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर, विच मशीन टूल इज नॉन एज द मदर मशीन टूल। ठीक है, इनमें ये पूछा गया है कि कौन सा मशीन टूल एक मदर मशीन टूल माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा मुख्य माना जाता है। मदर का मतलब भाई मुख्य माना जाता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मशीन टूल में सबसे मुख्य मशीन टूल कौन सा होता है, ड्रिल होता है, मिलिंग होता है या लेथ होता है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लेथ, ऑप्शन सी खराद यहाँ पर सही हो जाएगा। जो लेथ मशीन टूल होता है वो मदर मशीन टूल होता है सबसे मुख्य, या यहाँ पर अगर मेन मशीन टूल भी होता ना मदर की जगह, फिर भी आपका आंसर लेथ ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, लेथ इज प्राइमरीली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग
सरफेसेस। खराद का उपयोग मुख्यतः किस तरह की सतहों के उत्पादन के लिए किया जाता है? क्या लेथ से आप फ्लैट सरफेस बनाते हैं, या कर्व, या टेपर, या नन ऑफ द मेंशन्ड? ये आपको बताना है यहाँ पर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ द मेंशन्ड। इनमें से कोई भी उस तरह की सरफेस प्रोड्यूस नहीं करता है। देखो ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वहां पर लिखा है लेथ इज प्राइमरीली यूज्ड, ठीक है। अगर आप फ्लैट सरफेस, कर्व सरफेस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं लेथ मशीन की, लेकिन लेथ मशीन का जो प्राइमरीली जो मुख्य यूज है वो ये नहीं है, ठीक है। वो आपकी रॉड को राउंड करना, शेप देना होता है। तो यहां पर ये ध्यान आप रखना। वैसे अगर आप टेपर करना चाहो तो टेपर भी कर सकते हो लेथ मशीन के द्वारा, ये चीजें आप ध्यान रखना बस। Which type of surface is produced by turning operation in lathe machine? लेथ मशीन में टर्निंग ऑपरेशन से किस प्रकार की सतह का निर्माण होता है? ठीक है, वो सतह फ्लैट होती है, या सिलेंड्रिकल होती है, या टेपर होती है, ये बताना है। तो भाई जो आपकी टर्निंग ऑपरेशन होता है लेथ मशीन में, उससे आप कैसी शेप बनाते हैं? उससे आपकी जो सरफेस होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी में भाई सिलेंड्रिकल को बोलते हैं बेलनाकार। आप भाई इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। फ्लैट, बेलनाकार, टेपर या उल्लेखित में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका यहाँ पर, विच इज नेसेसरी कंडीशन फॉर टर्निंग। यहाँ पर ये पूछा गया है टर्निंग के लिए एक नेसेसरी कंडीशन कौन सी होती है, वो आपको बताना है। मुड़ने के लिए, देखो टर्निंग को, अगर आप टर्निंग को भाई इंग्लिश में ही पढ़ो तो सही रहेगा, ठीक है। टर्निंग के लिए आवश्यक शर्त क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है, मटेरियल ऑफ वर्क पीस शुड बी हार्डर देन द कटिंग टूल। वर्क पीस की सामग्री काटने के उपकरण की तुलना में कठिन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कटिंग टूल शुड बी हार्डर देन द मटेरियल ऑफ वर्क पीस। काटने का उपकरण काम के टुकड़े की सामग्री से कठिन होना चाहिए। यह भाई नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, हार्डनेस ऑफ कटिंग टूल एंड मटेरियल ऑफ अ पीस शुड बी सेम, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए यहाँ पर भाई जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो भाई यहाँ पर है, देखो अगर आपको टर्निंग करनी है तो आपको जो कटिंग टूल है वो हार्डर रखना पड़ेगा, जो आपका मटेरियल का वर्क, जो वर्क पीस का मटेरियल है उससे। क्योंकि देखो अगर किसी भी मटेरियल पर आप काम कर रहे हो, उसका जो मेटल है आपको टर्निंग में क्या करना है, जैसे यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा आपको कम करनी है, जैसे इसका डायमीटर भाई यहाँ पर 10, जैसे एक मिनट भाई, जैसे भाई यहाँ पर एक आपकी सिलेंड्रिकल शेप है, इसका डायमीटर आपका यहाँ पर भाई 8 mm दिया हुआ है और आपको 6 mm करना है टर्निंग करके। तो भाई आप एक ऐसे टूल से करोगे जो इसके जो मटेरियल का, जो इस वर्कपीस का मटेरियल है उससे हार्ड हो। अगर भाई आपका टूल का मटेरियल हार्ड नहीं हुआ तो फिर आपका टूल घिस जाएगा, टूल की टर्निंग हो जाएगी ना कि वर्कपीस की। तो भाई वर्कपीस की टर्निंग करने के लिए टर्निंग की कंडीशन यही होती है कि जो आपका कटिंग टूल है उसका जो मटेरियल है वो हार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी, काटने का उपकरण जॉब के टुकड़े की सामग्री से कठिन होना चाहिए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, ट्रावर्सिंग ऑफ टूल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ जॉब इज टर्म्ड एज। जॉब की धुरी के समांतर उपकरण को घुमाने को कहा जाता है, क्रॉस फीड बोला जाता है, ठीक है, उसको लॉन्गिट्यूडनल फीड बोला जाता है, या क्रॉस फीड या ट्रांस फीड बोला जाता है, या कोई भी नहीं। अब आपको बताना है कि भाई कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है। तो भाई उसको आप लॉन्गिट्यूडनल फीड बोलते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द स्विंग डायमीटर ओवर द बेड इज द लार्जेस्ट डायमीटर। बेड के ऊपर जो स्विंग होता है उसका व्यास सबसे बड़ा होता है, ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। तो भाई बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, लेथ कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरनल फीचर्स लाइक होल्स। लेथ के द्वारा भाई आप इंटरनल फीचर्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे होल वगैरह नहीं बना सकते। तो ये गलत है या सही है।
तो भाई इसका आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स। लेथ के द्वारा आप इंटरनल फीचर्स भी क्रिएट कर सकते हो, होल्स वगैरह भी किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच टाइप ऑफ फीड इज नीडेड इन द फेसिंग ऑपरेशन। किस प्रकार की फीड आपको जरूरत होती है जब आप फेसिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल फीड की जरूरत होती है, क्रॉस फीड की जरूरत होती है, या क्रॉस या लॉन्गिट्यूडनल दोनों फीड की जरूरत होती है, ये आपको बताना है। तो भाई अगर आपको फेसिंग ऑपरेशन करना है तो उसके लिए सिर्फ आपको अगर किसी फीड की जरूरत पड़ती है तो वो क्रॉस फीड की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच टाइप ऑफ सरफेस इज प्रोड्यूस्ड इन फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन में किस तरह की सरफेस प्रोड्यूस होती है ये भी आपको बताना है। तो भाई जो फेसिंग ऑपरेशन में सरफेस प्रोड्यूस होती है वो आपकी फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। भाई फ्लैट को हिंदी में अगर बात करें तो चपटा बोलते हैं, ठीक है, और सरफेस को सतह बोलते हैं, और फेसिंग ऑपरेशन तो आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रांसवर्सिंग ऑफ टूल एट एनी एंगल टू द जॉब एक्सेस प्रोड्यूसेस कर्व सरफेसेस। कार्य अक्ष के किसी भी कोण पर उपकरण को घुमाने से वक्र सतह बनती हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आपको बताना है। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेपर ऑपरेशन विच टाइप ऑफ सरफेस इज प्रोड्यूस्ड। आपका जो टेपर ऑपरेशन होता है उसमें आप किस तरह का सरफेस प्रोड्यूस होता है ये बताना है। जो आप टेपर ऑपरेशन करते हो लेथ मशीन पर, उसमें टेपर ऑपरेशन में फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस होती है आपकी, कर्व मतलब वक्र होती है, सर्कुलर होती है, या नन ऑफ द मेंशन्ड। टेपर ऑपरेशन में किस प्रकार की सतह का निर्माण होता है, फ्लैट, वक्र, परिपत्र या उल्लेखित में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन डी उल्लेखित में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ द मेंशन्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच टाइप ऑफ फीड इज नीडेड इन टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन के लिए किस प्रकार की फीड की जरूरत पड़ती है। फीड को भाई भरण बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में ही याद रखो तो सही रहेगा। टर्निंग ऑपरेशन में किस प्रकार की फीड की आवश्यकता होती है, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस या दोनों या कोई भी नहीं। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच टाइप ऑफ सरफेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लेथ। खराद द्वारा किस प्रकार की सतह का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, आपको बताना है, फ्लैट, सिलेंड्रिकल या कर्वीलिनियर या ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो भाई जैसा कि मैंने बताया, लेथ के द्वारा आप कर तो सभी सकते हो, फ्लैट भी कर सकते हो, सिलेंड्रिकल कर सकते हो, कर्वीलिनियर कर सकते हो। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ऑप्शन डी भाई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सभी उल्लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, पॉइंट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर। बिंदु में केंद्र होता है, डेड सेंटर होता है, लाइफ सेंटर होता है, कांट से एनीथिंग, या क्या होता है, ये आपको भाई यहाँ पर बताना है। तो भाई यहाँ पर डेड सेंटर, ठीक है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में ही, आप डेड सेंटर वगैरह इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो आप इसको डेड सेंटर इंग्लिश में ही पढ़ना तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द कॉन शेप्ड एंड विच डज द कटिंग इज द। शंकु के आकार का सिरा जो कटिंग करता है उसे क्या बोलते हैं, शंक बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, टैंग बोलते हैं, या उल्लेखित में से कोई नहीं। तो भाई उसको पॉइंट बोला जाता है, बिंदु बोला जाता है, ऑप्शन बी भाई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पॉइंट कंसिस्ट। इनमें से कौन सा पॉइंट कंसिस्ट करता है, पॉइंट में क्या होता है ये बताना है। निम्नलिखित में से किस बिंदु से मिलकर बनता है, लिप्स, कटिंग एज, हील या ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो भाई आपने जो कटिंग टूल आपकी इस तरह से होता है, जो भाई आपने उसका देखो कटिंग, जो ये कटिंग एज होती हैं आपके, ये यहाँ पर आपने पूरा 3D फिगर देखा होगा, उसमें लिप्स, कटिंग एज, हील वगैरह सब होता है। तो भाई ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सभी उल्लेखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइविंग एंड ऑफ द ड्रिल। निम्नलिखित में से कौन ड्रिल का एक ड्राइविंग एंड है, टैंग, फ्लूट, शंक
लैंड। तो भाई इसका जो आंसर सैंक ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सैंक। निम्नलिखित में से कौन सा सैंक का प्रकार है, ये आपको बताना है। टेपर सैंक, स्ट्रेट सैंक, टेपर एंड स्ट्रेट दोनों, या क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भाई जो आपका सैंक होता है वो आपका टेपर सैंक भी होता है और स्ट्रेट सैंक भी होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। टेपर सैंक और स्ट्रेट सैंक दोनों, ऑप्शन सी यहाँ पर भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जनरल पर्पस ड्रिलिंग मशीन के रूप में, या स्पेसिफिक पर्पस ड्रिलिंग मशीन के रूप में, या कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि क्या इसमें राइट आंसर है। आप यहाँ पर हिंदी में भी ऑप्शन देख सकते हैं भाई। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सामान्य प्रयोजन ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन ए जनरल पर्पस ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, जो आपकी टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन होती है उसको आप जो कैटेगराइज करते हो वो जनरल पर्पस ड्रिलिंग मशीन के रूप में कैटेगराइज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, विच टाइप ऑफ फीड कैन बी गिवन इन द टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन। किस प्रकार की फीड आप टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन में देते हैं, मैनुअल पावर या मैनुअल पावर दोनों, ये बताना है। आप भाई इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो। टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार की फीड दी जा सकती है, मैनुअल दी जा सकती है या ऑटोमेटिक जो पावर से देते हैं वो देते हैं, या दोनों दे सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो भाई जो टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन होती है जो उसमें फीड दी जाती है वो मैनुअली दी जाती है। ठीक है, पावर से आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से ऑटोमेटिक नहीं दे सकते हैं, तो उसमें जो फीड दी जाती है भाई वो ऑटोमेटिक दी जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए मैनुअल सही हो जाएगा। मैनुअल का सॉरी ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पावर प्रोड्यूस्ड बाय टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन इज कंपैरेटिवली लो। जो देखो पावर प्रोड्यूस की जाती है टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन के द्वारा वो कंपैरेटिवली कम होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, अब आपको ये बताना है। टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन द्वारा उत्पादित बिजली तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन में फीड द्वारा संचालित किया जाता है। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इन द टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन फीड कैन बी ऑपरेटेड बाई। फीड किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, गियर मैकेनिज्म के द्वारा, लीवर के द्वारा, स्पिंडल के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन में जो फीड ऑपरेट किया जाता है वो आपका लीवर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जनरली टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन कैन प्रोड्यूस डायमीटर अप टू 1 mm, 10 mm, 100 mm, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन होती है अगर उससे हमें डायमीटर प्रोड्यूस करवाना है, मतलब उससे वो कितने डायमीटर तक प्रोड्यूस कर सकती है, काम कर सकती है, तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है 10 mm, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आमतौर पर टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन एक व्यास का उत्पादन कर सकती है, 10 mm व्यास तक भाई वो उत्पादन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच टाइप ऑफ वर्क कैन बी परफॉर्म्ड इन द कॉलम ड्रिल मशीन। कॉलम ड्रिल मशीन में किस प्रकार का कार्य किया जा सकता है, डिफरेंट जॉब ऑफ मटेरियल, सामग्री का अलग अलग काम, डिफरेंट डायमीटर ऑफ ड्रिल, ड्रिल के विभिन्न व्यास, डिफरेंट डेप्थ ऑफ ड्रिल, ड्रिल की अलग गहराई, या उल्लेखित में सभी। अब बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सामग्री का अलग, मतलब इसमें सभी हो जाएंगे। डिफरेंट जॉब ऑफ मटेरियल, डिफरेंट डायमीटर ऑफ ड्रिल, डिफरेंट डेप्थ ऑफ ड्रिल, ऑल ऑफ द अबव आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कॉलम ड्रिल मशीन। ये बताना है कॉलम ड्रिल मशीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इट इज़ वेरी लाइट,
क्या जो भाई कॉलम ड्रिल मशीन होती है वो बिल्कुल बहुत लाइट होती है, बहुत हल्की होती है? इट इज़ क्वाइट बिग इन साइज, ये आकार में काफ़ी बड़ा होता है। ड्रिलिंग टाइप ऑफ वर्क्स कैन बी डन इन दिस मशीन, नन ऑफ द मेंशन्ड। अब आपको बताना है कि जो आपकी कॉलम ड्रिल मशीन है उसमें से कौन सा एक ट्रू नहीं है, वो बताना है भाई आपको। तो भाई इट इज़ वेरी लाइट, ये बहुत हल्की है, ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए, ये बहुत हल्का। और भाई ये इसके इट इज़ क्वाइट बिग इन साइज, ये बड़ी होती है, ये बिल्कुल सही है। कॉलम ड्रिल मशीन बड़ी होती है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कर सकते हैं इस मशीन पर, ठीक है। तो ये दोनों इसके स्टेटमेंट भाई आपके सही हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका ये लिखा हुआ है कि ये बहुत हल्का है, ये गलत है। जो कॉलम ड्रिल मशीन होती है भाई वो भारी होती है, क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। द प्रोडक्शन रेट ऑफ द कॉलम ड्रिल मशीन इज हाई। जो आपकी ड्रिल मशीन होती है उसका जो प्रोडक्शन रेट होता है, उत्पादन क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, अधिक होती है। इसका बताना है कि ये स्टेटमेंट भाई आपका सही है या गलत है। तो भाई जो आपका ड्रिल मशीन होती है, कॉलम ड्रिल मशीन, जो उसकी प्रोडक्शन रेट होती है भाई वो लो होती है, मतलब कम होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है भाई आपका वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कॉलम ड्रिल मशीन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कॉलम ड्रिल मशीन के लिए ट्रू नहीं है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है इट इज स्ट्रॉन्ग मशीन स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रॉन्ग मशीन स्ट्रक्चर है कॉलम ड्रिल मशीन। इट इज़ वेरी पावरफुल मशीन, ये बहुत पावरफुल मशीन है। इट डज नॉट अलाउ हाई स्पीड ड्रिलिंग, ये एक हाई स्पीड ड्रिलिंग को अलाउ नहीं करती है। तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है कॉलम ड्रिल मशीन के बारे में। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन सी, इट डज नॉट अलाउ हाई स्पीड ड्रिलिंग, ये गलत है, क्योंकि ये अलाउ करती है हाई स्पीड ड्रिलिंग को भी। और देखो ये एक स्ट्रॉन्ग मशीन स्ट्रक्चर भी होता है और एक पावरफुल मशीन भी होती है। तो इसके आप तीन देख सकते हो कि कॉलम ड्रिल मशीन की ये खासियत होती है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मशीन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, आपकी पावरफुल एक मशीन होती है, साथ में ये हाई स्पीड ड्रिलिंग के लिए अलाउ करती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी दिया था डज नॉट अलाउ, और हमें गलत पूछा था ये कौन सा गलत है, तो इसलिए ऑप्शन सी भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कॉलम ड्रिल मशीन। इसमें से कौन सा कॉलम ड्रिल मशीन के लिए ट्रू नहीं है, ये आपको बताना है। क्या कॉलम ड्रिल मशीन की एक्यूरेसी कम होती है? क्या ये कॉमन टाइप ऑफ ड्रिल मशीन यूज्ड इन इंडस्ट्री है? क्या ये बहुत रिजिड है? या ये इनमें से कोई नहीं? कॉलम ड्रिल मशीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सटीकता कम होती है, ये औद्योगिक में उपयोग की जाने वाली सामान्य प्रकार की ड्रिल मशीन है, ये बहुत कठोर है। अब आपको बताना है कि कौन सा कॉलम ड्रिल मशीन के बारे में स्टेटमेंट गलत है। तो भाई यहाँ पर एक्यूरेसी इज लेस, ऑप्शन ए जो है आपका वो गलत है, क्योंकि जो कॉलम ड्रिल मशीन होती है उसकी एक्यूरेसी ठीक होती है, तो एक्यूरेसी कम नहीं होती। हिंदी में एक्यूरेसी को सटीकता बोलते हैं, लेकिन यार आप एक्यूरेसी ही, आपने एक्यूरेसी बहुत वर्ड सुना होगा, तो एक्यूरेसी से ही याद रखें तो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स डज कॉलम ड्रिल मशीन पासेस। ठीक है, स्पीड गियर बॉक्स, फीड गियर बॉक्स, बोथ स्पीड एंड गियर बॉक्स, बोथ स्पीड गियर बॉक्स एंड फीड गियर बॉक्स, या नन ऑफ द मेंशन्ड। यहाँ पर यह पूछा गया है कॉलम ड्रिल मशीन में किस प्रकार का गियर बॉक्स होता है। जो आपकी कॉलम ड्रिल मशीन होती है उसमें किस प्रकार का गियर मशीन होता है, ये गियर बॉक्स होता है। स्पीड गियर बॉक्स होता है, फीड गियर बॉक्स होता है, या स्पीड गियर बॉक्स और फीड गियर बॉक्स दोनों होते हैं, ये आपको बताना है कि कौन सा आपका भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो आपका स्पीड गियर बॉक्स और फीड गियर बॉक्स, बोथ स्पीड एंड फीड दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्पीड गियर बॉक्स एंड फीड गियर बॉक्स आर कन्फाइंड विद द ड्रिलिंग हेड। ठीक है, जो आपके स्पीड गियर बॉक्स होते हैं और फीड गियर बॉक्स होते हैं वो कन्फाइंड होते हैं किसके साथ, ड्रिलिंग हेड के साथ। ठीक है, तो ये बताना है कि वो ड्रिलिंग हेड के साथ कन्फाइंड होते हैं स्पीड गियर बॉक्स, फीड गियर बॉक्स, या नहीं। तो यस भाई, जो आपका स्पीड गियर बॉक्स और फीड गियर बॉक्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, ड्रिलिंग हेड में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कॉलम ड्रिल मशीन कैन बी यूज फॉर मास प्रोडक्शन। कि कॉलम
ड्रिल मशीन होती है, क्या उससे हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं? ये मतलब मास प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। भाई देखो, मास प्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ, किसी भी आप मटेरियल, किसी भी एक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो, मतलब अधिक मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है जब किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसको हम मास प्रोडक्शन बोलते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि कॉलम ड्रिल मशीन क्या मास प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है? तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो भाई आपका ये स्टेटमेंट गलत है, कॉलम ड्रिल मशीन का यूज मास प्रोडक्शन के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अनेबल द स्पिंडल स्पीड वन कैन वेरी। स्पिंडल गति को समझ करने के लिए कोई भिन्न हो सकता है। क्या हो सकता है वो? स्पीड ऑफ स्पिंडल, फीड, या स्पीड ऑफ स्पिंडल या फीड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जो स्पिंडल स्पीड को अनेबल करता है वो आप स्पीड ऑफ स्पिंडल और फीड दोनों से किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही है, हिंदी में धुरी और फीड दोनों की गति। कॉलम ड्रिल मशीन कैन परफॉर्म लार्ज डायमीटर ड्रिल्स। ये पूछा गया है कि जो कॉलम ड्रिल मशीन होती हैं, क्या उनसे आप लार्ज डायमीटर के ड्रिल्स कर सकते हो, मतलब बड़े व्यास के छिद्र कर सकते हो? क्या ये बात सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो यस भाई, कॉलम ड्रिल मशीन से आप लार्ज डायमीटर ड्रिल्स कर सकते हो। ऑप्शन ए भाई ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच टाइप ऑफ लेथ इज आल्सो नॉन एज सेंटर लेथ। ठीक है भाई, ये बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनकी हिंदी नहीं लिखी। वैसे मैं आपको हिंदी इन सब क्वेश्चन की एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जो टेक्निकल वर्ड है सिर्फ वही इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं। ये पूछा गया है कि इनमें से किस प्रकार की लेथ एक सेंटर लेथ होती है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बताइए कि इनमें से कौन सी एक सेंटर लेथ है। इंजन लेथ, बेंच लेथ, रूम लेथ या कैपिस्टन लेथ। तो भाई जो इंजन लेथ है वो ऑप्शन ए, यहाँ पर जो इंजन लेथ होती है भाई आपकी, वो कैसी होती है? एक सेंटर लेथ होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील लेथ इज द टाइप ऑफ। जो आपकी व्हील लेथ होती है वो किस प्रकार की होती है, ये बताना है। मतलब ये आपको ये बताना है जनरली कि इनमें से कौन सी एक व्हील लेथ है। इंजन लेथ, सेंटर लेथ, स्पीड लेथ या स्पेशल पर्पज लेथ। तो भाई जो आपकी स्पेशल पर्पज लेथ होती है वो एक आपकी व्हील लेथ का प्रकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड वर्किंग लेथ इज द टाइप ऑफ। जो आपकी वुड वर्किंग लेथ होती है वो किस प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जो आपकी वुड वर्किंग लेथ होती है वो आपकी एक स्पीड लेथ होती है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर्ड लेथ इज द टाइप ऑफ। जो आपकी गियर्ड, भाई ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन है, तो यहाँ से एमसीक्यू बनेंगे, तो भाई इनको अच्छे से देख लेना। आपको पूछा गया है कि गियर्ड लेथ किस प्रकार की लेथ है। इंजन लेथ है, सेंटर लेथ है, स्पीड लेथ है या स्पेशल पर्पज लेथ है। तो भाई यहाँ पर जो आपकी गियर्ड लेथ होती है वो एक इंजन लेथ होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट ड्रिवन लेथ इज द टाइप ऑफ। बेल्ट ड्रिवन लेथ किस प्रकार की लेथ का एक प्रकार है। यहां पर भाई आपके ऑप्शन है इंजन लेथ, सेंटर लेथ, स्पीड लेथ, स्पेशल पर्पज लेथ। तो भाई जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, सेंटर लेथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्लीकेटिंग लेथ इज द टाइप ऑफ। डुप्लीकेटिंग लेथ आपकी किस प्रकार की एक लेथ होती है, ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भाई स्पेशल पर्पज लेथ। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्पिनिंग लेथ इज द टाइप ऑफ। जो स्पिनिंग लेथ होती है वो एक किसका प्रकार है, ये बताना है। इंजन लेथ का, सेंटर लेथ का, स्पीड लेथ का या स्पेशल पर्पज लेथ का। तो भाई जो स्पिनिंग लेथ होती है आपकी, वो जो आपकी स्पिनिंग लेथ होती है भाई वो होती है आपकी स्पीड लेथ। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंजन लेथ। इनमें से कौन सा एक इंजन लेथ का प्रकार है भाई, वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सेंटरिंग लेथ, इंडिविजुअल मोटर ड्रिवन लेथ, डुप्लीकेटिंग लेथ या ऑल ऑफ द अबव।
तो भाई यहाँ पर इंडिविजुअल मोटर ड्रिवन लेथ, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल पर्पज लेथ, इनमें से कौन सी एक लेथ स्पेशल पर्पज लेथ कहलाती है, वो बताना है आपको। तो भाई यहाँ पर जो पॉलिशिंग लेथ है वो भी स्पेशल पर्पज लेथ नहीं होती है आपकी भाई, और आपकी सेंट्रल लेथ भी स्पेशल पर्पज लेथ नहीं होती, स्पिनिंग लेथ भी नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशन, मतलब कि दिए हुए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पीड लेथ, इनमें से कौन सा स्पीड लेथ का एक एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। तो भाई स्पीड लेथ का जो आपका एक एग्जाम्पल है वो है आपकी पॉलिशिंग लेथ, ऑप्शन डी यहाँ पर आपकी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अकॉर्डिंग टू मटेरियल ड्रिल कैन बी क्लासिफाइड, देखो जो आपकी मटेरियल होता है उसके अकॉर्डिंग ड्रिल क्लासिफाइड की जाती है। तो ड्रिल आपकी HSS की होती है, या आपकी जो कार्बाइड होती है उसकी होती है, या HSS या कार्बाइड दोनों की होती है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि HSS क्या होता है, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में वहां पर दिया हुआ है कि HSS स्टैंड्स फॉर हाई स्पीड स्टील। तो हाँ भाई, आप इसके अकॉर्डिंग देखो दूसरा क्वेश्चन भी कर लोगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि HSS की फुल फॉर्म क्या हाई स्पीड स्टील होती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर भाई आपका सही हो जाएगा। और भाई यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो ड्रिल होती है वो किसकी बनी होती है, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है या कार्बाइड की बनी होती है, या हाई स्पीड स्टील और कार्बाइड दोनों की बनी होती है, ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है हाई स्पीड स्टील और कार्बाइड दोनों, जो आपकी ड्रिल बनी होती है वो हाई स्पीड स्टील और कार्बाइड दोनों पर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो जो मटेरियल जिससे, जैसे ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन आपकी मटेरियल से बनती है हाई स्पीड स्टील से और आपकी कार्बाइड से। अब आपसे हाई स्पीड स्टील और कार्बाइड दोनों के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपसे पूछा गया है हाई स्पीड स्टील कब इंट्रोड्यूस किया था, मतलब कब हाई स्पीड स्टील, आप मतलब कि आप जैसे ड्रिल मशीन बना रहे हो, उसका टूल बना रहे हो, हाई स्पीड स्टील के मोस्टली बनाए जाते हैं। तो हाई स्पीड स्टील इंट्रोड्यूस कब हुआ था, कब खोजा गया था, डिस्कवर, मतलब इस तरह से आप बात कर सकते हो। तो भाई जो हाई स्पीड स्टील है वो आपका 1915 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था FW टेलर के द्वारा, क्या ये बात सही है या नहीं, ये बताना है। तो भाई जो हाई स्पीड स्टील है वो इंट्रोड्यूस FW टेलर ने ही किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन हाई स्पीड स्टील, ये पूछा गया है कि हाई स्पीड स्टील में कौन सा इनमें से एक एलिमेंट इंक्लूड होता है, कौन सा एक एलिमेंट इनमें से शामिल होता है। क्या जो आपकी हाई स्पीड स्टील होती है भाई उसमें आपका टंगस्टन होता है, या क्रोमियम होता है, या टंगस्टन और क्रोमियम दोनों होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता, ये आपको बताना है। तो भाई जो हाई स्पीड स्टील होती है उसमें आपका टंगस्टन भी पाया जाता है और क्रोमियम भी पाया जाता है, ये दोनों इसके एलॉय होते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच क्रोमियम इज देयर इन हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील में भाई कितना क्रोमियम होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पर कि क्रोमियम भी होता है और टंगस्टन भी होता है, लेकिन आपका जो क्रोमियम होता है हाई स्पीड स्टील में वो कितना होता है। और भाई ये आपके जो दिए हुए हैं ये परसेंटेज में दिए हुए हैं, 4%, 14%, 8% या 18%। तो भाई जो हाई स्पीड स्टील होती है जिसमें आपका क्रोमियम पाया जाता है वो पाया जाता है 4%, ऑप्शन ए भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाउ मच टंगस्टन इज देयर इन हाई स्पीड स्टील, जैसे भाई आपका क्रोमियम 4% पाया जाता है, वैसे ही आपका टंगस्टन हाई स्पीड स्टील में कितना पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो भाई टंगस्टन आपका 18%, भाई ये भी सारी वैल्यू परसेंट में है, 18% आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी डज हाई स्पीड स्टील हैज, हाई स्पीड स्टील के अंदर जो होती है, जो मेन क्वालिटी होती है वो कौन सी होती है, टफनेस, फॉर्मेबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये बताना है। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो इनमें से ये सारी जो क्वालिटी हैं वो हाई स्पीड स्टील के अंदर होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिल इज प्रोड्यूस्ड पावर मेटालर्जिकली। इनमें से ये पूछा गया है भाई आपसे कि कौन सी ड्रिल जो प्रोड्यूस की जाती है वो पावर मेटालर्जिकली की जाती है, हाई स्पीड स्टील या सीमेंटेड कार्बाइड या डायमंड। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो भाई सीमेंटेड कार्बाइड, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, मिलिंग मशीन इज अ मशीन टूल डेट रिमूव द मेटल एज द वर्क इज फेड अगेंस्ट अ रोटेटिंग सिंगल पॉइंट कटर। मिलिंग मशीन एक मशीन का उपकरण है जो धातु को हटा देता है क्योंकि काम का एक घूर्णन सिंगल पॉइंटर कटर के खिलाफ किया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये बताना है आपको। तो भाई आपका ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, इन मिलिंग मशीन कटर रोटेट एट हाई स्पीड एंड रिमूव मेटल एट वेरी हाई स्पीड। मिलिंग मशीन में कटर तेज गति से घूमता है और धातु को बहुत तेज गति से निकालता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो भाई ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। जो मिलिंग मशीन होती है उसमें कटर जो होता है आपका वो बहुत तेजी से घूमता है, जिससे कि धातु को वो बहुत तेजी से गति से आगे निकाल देता है। तो ऑप्शन ए ट्रू सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भाई, मिलिंग मशीन कैन होल्ड ओनली वन कटर एट अ टाइम। जो आपकी मिलिंग मशीन होती है उसमें भाई कटर लगे होते हैं। अब क्या उसमें एक समय पर एक कटर लगा सकते हो, एक समय पर दो कटर लगा सकते हो, या एक समय पर तीन कटर लगा सकते हो? ये आपको भाई यहाँ पर बताना है कि आप कितने कटर एक समय में लगा सकते हो। तो भाई जो मिलिंग मशीन होती है वो यहाँ पर देखो ऑप्शन ही नहीं दिया है, वहां पर आप मल्टी टूल का सिस्टम होता है तो वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज सुपीरियर टू अदर मशीन्स एज रिगार्ड एक्यूरेसी एंड बेटर सरफेस फिनिश। सटीकता और बेहतर सतह खत्म करने के लिए मतलब बनाने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी मशीन अन्य मशीनों से बेहतर है? लेथ मशीन, ड्रिल मशीन या शेपर मशीन या मिलिंग मशीन। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई आपकी जो सरफेस होती है उसको एक्यूरेट एंड बेटर सरफेस बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूजफुल आपकी जो सुपीरियर प्रोसेस होती है, सुपीरियर जो मशीनिंग होती है भाई, वो होती है भाई आपकी मिलिंग। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मिलिंग को भाई हिंदी में मिलिंग ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, मिलिंग मशीन फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन वर्क। मिलिंग मशीन उत्पादन कार्य में व्यापक प्रयोग पाते हैं। क्या भाई ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? जो मिलिंग मशीन होती हैं उनका एक वाइड एप्लीकेशन होता है प्रोडक्शन के काम में, मतलब सब प्रोडक्शन के काम में सबसे ज़्यादा यूज मिलिंग मशीन का किया जाता है। सबसे ज़्यादा कह सकते हो या मोस्टली, वाइड का मतलब बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये बताना है। तो भाई प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोडक्शन वर्क होता है उसमें मिलिंग मशीन का बहुत यूज होता है। तो ऑप्शन ए ट्रू सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच टाइप ऑफ मशीनिंग कैन बी डन बाई मिलिंग मशीन। आपकी मिलिंग मशीन के द्वारा किस तरह की मशीनिंग की जाती है ये आपको बताना है। क्या कटिंग की वेज की जाते हैं, स्लॉट्स एंड ग्रूव्स के लिए की जाती है, गियर्स के लिए की जाती है, या उल्लेखित में से सभी? मिलिंग मशीन द्वारा किस प्रकार की मशीनिंग की जाती है ये बताना है आपको। आप भाई हिंदी में भी सारे ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो आपका हो जाएगा भाई, जो आपकी मिलिंग मशीन है वो की वेज कट करने के लिए भी होती है, स्लॉट्स और ग्रुप बनाने के लिए भी होती है, और गियर्स मतलब जो गियर्स टीथ होते हैं वो बनाने के लिए भी होती है। तो भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड का मतलब ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं ये सभी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन डज अ मिलिंग मशीन हैज। जो आपकी मिलिंग मशीन होती है उसका कैसा मोशन होता है वो बताना है। मिलिंग मशीन में निम्न में कौन सी गति होती है? गति मतलब मोशन कौन सा होता है? वर्टिकल मोशन होता है, ठीक है, वर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं लंबवत मोशन होता है, या भाई आपका क्रॉस वाइज मोशन होता है, या भाई आपका लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य गति होती है, या सभी प्रकार की होती हैं, ये बताना है आपको।
तो भाई जो आपकी मिलिंग मशीन होती है उसमें इन सभी तरह के मोशन आप कर सकते हो, तो सभी उल्लेखित ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका यहाँ पर, फॉर मिलिंग द वर्क इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल विच कंट्रोल द फीड अगेंस्ट द कटर। मिलिंग के लिए काम मतलब भाई यहाँ पर जॉब से है, जो आपका जॉब एक टेबल पर तय किया जाता है जो कटर के खिलाफ फीड को नियंत्रित करता है। क्या भाई ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये बताना है। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका सही है, ट्रू हो जाएगा। जनरली इन वर्कशॉप में खासकर कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन प्रयोग की जाती हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो भाई जो आपकी वर्कशॉप है उसमें नी टाइप और कॉलम टाइप ही यूज की जाती हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, मिलिंग मशीन इज डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ वैरायटी ऑफ टूल रूम वर्क। जो मिलिंग मशीन है वो डिजाइन की गई है भाई जो आपका जो टूल रूम है उसमें आप वैरायटी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, बहुत तरह की मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। तो ये यहाँ पर बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। भाई ट्रू फॉल्स से बहुत सवाल बनते हैं, तो ऑप्शन ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका, द वेरियस मिलिंग प्रोसेस में बी क्लासिफाइड इन। जो आपकी भाई मिलिंग प्रोसेस होती हैं वो क्लासिफाइड की जाती हैं कितनी कैटेगरीज में, 1 में, 2 में, 3 में, कितनी में। तो भाई जो मिलिंग प्रोसेस होती हैं वो आपकी जो क्लासीफाई की जाती हैं वो 2 में की जाती हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग आर द सब टाइप ऑफ मिलिंग प्रोसेस। जो आपकी अप मिलिंग और डाउन मिलिंग, ठीक है, देखो अप मिलिंग को हिंदी में भी अप मिलिंग कहते हैं और डाउन मिलिंग को डाउन मिलिंग कहते हैं। जो आपकी अप मिलिंग और डाउन मिलिंग होती हैं वो किसका एक सब टाइप है। मैंने बताया था जैसे कि मिलिंग प्रोसेस 2 प्रकार की होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने अभी देखा कि मिलिंग प्रोसेस कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती है, एक पेरीफेरल होती है, पेरीफेरल मिलिंग प्रोसेस, एक होती है भाई आपकी फेस मिलिंग प्रोसेस। तो जो आपकी अप मिलिंग और डाउन मिलिंग होती हैं वो इन दोनों में से किसी एक का प्रकार होती हैं। तो वो बताइए वो किसका प्रकार होती हैं, उसका राइट आंसर बताना है। तो भाई वो पेरीफेरल, जैसे कि देखो जो आपका मिलिंग प्रोसेस है भाई उसके 2 टाइप होते हैं, एक पेरीफेरल, एक आपका फेस, ठीक है, फेस मिलिंग। और जो आप पेरीफेरल होते हैं उसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक डाउन मिलिंग और एक अप मिलिंग, ठीक है। तो डाउन मिलिंग और अप मिलिंग किसका प्रकार हुआ, पेरीफेरल का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भाई आपका पेरीफेरल, परिधीय मिलिंग हिंदी में जिसको कहते हैं, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग इज नॉन एज द कन्वेंशनल मिलिंग। इनमें से कौन सी मिलिंग एक कन्वेंशनल मिलिंग कहलाती है, ये बताना है। अप मिलिंग, डाउन मिलिंग, या भाई आपकी अप मिलिंग डाउन मिलिंग दोनों, या कोई भी नहीं। कौन सी एक कन्वेंशनल मिलिंग है, ठीक है। कन्वेंशनल को हिंदी में कहते हैं निम्नलिखित में से किस मिलिंग को पारंपरिक मिलिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अप मिलिंग, डाउन मिलिंग, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग दोनों। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप मिलिंग। जो आपकी अप मिलिंग होती है वो कैसी होती है, वो एक आपकी कन्वेंशनल मिलिंग होती है। ऑप्शन ए भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज आल्सो नॉन एज क्लाइंब मिलिंग। इनमें से कौन सी प्रोसेस एक क्लाइंब मिलिंग भी कहलाती है, ये बताना है। अप मिलिंग, डाउन मिलिंग, या अप मिलिंग और डाउन मिलिंग दोनों, या कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को क्लाइंब मिलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाउन मिलिंग। ऑप्शन बी भाई यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द थिकनेस ऑफ चिप इज इन अप मिलिंग इज एट द बिगिनिंग ऑफ द कट। देखो आप जो मिलिंग करते हो ना, जो वहां पर उसके जैसे अगर आप किसी भी सरफेस की मिलिंग कर रहे हो तो जो आपकी परत उतरती है उस पर, उसको आप चिप्स बोलते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो चिप्स की थिकनेस होती है अप मिलिंग में वो बिगिनिंग में कैसी होती है, मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है, या बिल्कुल जीरो होती है, नन ऑफ द मेंशन्ड। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अप मिलिंग में चिप की मोटाई कट की शुरुआत में कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो भाई वो अधिक सबसे ज़्यादा जो अप मिलिंग में चिप की मोटाई होती है वो सबसे न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, थिकनेस ऑफ चिप इन अप मिलिंग इज
फिर खाली जगह इन व्हेन द कट टर्मिनेट्स। अप मिलिंग में चिप की मोटाई होती है जब कट समाप्त हो जाता है, न्यूनतम अधिकतम शून्य उल्लेखित में से कोई नहीं। जैसे कि भाई जो शुरुआत में उसकी क्या होती है, मिनिमम होती है, अब आपको बताना है एंड में कितनी होती है, तो भाई एंड में आपकी मैक्सिमम होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अप मिलिंग ऑपरेशन इज नॉट सेफ। जो अप मिलिंग होती है क्या वो सेफ नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। जो आपकी अप मिलिंग प्रोसेस है वो पूरी तरह से भाई सेफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मशीन वाइब्रेशन इज नॉट देयर इन अप मिलिंग प्रोसेस। अप मिलिंग प्रोसेस में मशीन वाइब्रेशन नहीं होता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो भाई अप मिलिंग प्रोसेस में वाइब्रेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द कटिंग फोर्स इज डायरेक्टेड, फिर खाली जगह, एंड हिज टेंड्स टू लिफ्ट द वर्क फ्रॉम द फिक्चर्स इन अप मिलिंग। काटने के बल को निर्देशित किया जाता है, ये काम को अप मिलिंग में स्थिरता से ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। अपवर्ड डाउनवर्ड कह नहीं सकते, या नन ऑफ द मेंशन्ड। तो भाई जो किया जाता है वो ऊपर की तरफ डायरेक्ट करने के लिए किया जाता है, अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की ओर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन अप मिलिंग द सरफेस माइल्ड अपीयर्स टू बी स्लाइटली वेवी। अप मिलिंग में मिल्ड सतह थोड़ी लहराती प्रतीत होती है, क्या ये सही है या गलत? तो भाई ये स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, इन शेपर द टूल हेड कंसिस्ट ऑफ। जो आपकी शेपर मशीन होती है उसमें जो टूल हेड होता है उसमें क्या कंसिस्ट होता है? टूल पोस्ट, टूल स्लाइड, चैम्बर बॉक्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई जो आपकी टूल पोस्ट होती है, टूल हेड होता है उसमें टूल पोस्ट भी होती है, टूल स्लाइड भी होता है और क्लैम्पर बॉक्स भी होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पार्ट ऑफ शेपर आर। जो शेपर मशीन होती है आपकी उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये बताना है। बेस एंड बॉडी, रैम एंड टूल हेड, क्रॉस रेल एंड बॉडी, या सभी। तो भाई जो शेपर मशीन होती है उसके ये सभी मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ द शेपर कंप्राइजेस ऑफ पिलर, कॉलम, फ्रेम, या सभी। तो भाई जो शेपर की बॉडी होती है उसमें पिलर भी होता है, कॉलम भी होते हैं और फ्रेम भी होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ शेपर इज हैवी कास्ट आयरन कास्टिंग। जो आपका शेपर का बेस होता है वो एक हैवी कास्ट आयरन कास्टिंग का बना होता है, क्या ये सही है या गलत? तो भाई ये आपका स्टेटमेंट सही है। Which of the following part of shaper support the entire load of the machine? जो आपकी शेपर मशीन होती है ये पूछा गया है कि जो शेपर मशीन होती है उसमें से इसमें से कौन सा पार्ट शेपर मशीन का सब पूरा जो मशीन का लोड होता है उसको सहन करता है, सपोर्ट करता है? तो भाई ऑप्शन ए बेस, या आप हिंदी में बोलते हैं इसे आधार, ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ द शेपर इज नॉट एबल टू विदस्टैंड द वाइब्रेशन। इसमें यह पूछा गया है कि जो शेपर का बेस होता है वो वाइब्रेशन को सहन नहीं कर सकता, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो भाई बिल्कुल वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, सहन कर सकता है। अगर वो वाइब्रेशन नहीं करेगा तो वो टूट जाएगा। ड्राइव मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ। ड्राइव मैकेनिज्म में क्या क्या होता है? मेन ड्राइव्स होते हैं, गियर बॉक्स होते हैं, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है, या सभी? तो भाई जो आपका ड्राइव मैकेनिज्म होता है उसमें मेन ड्राइव्स भी होती हैं आपकी भाई यहाँ पर, और गियर बॉक्स भी होता है आपका भाई यहाँ पर, और आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी होता है। तो भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रैम मूवमेंट। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म
की वजह से रैम का मूवमेंट होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल सही है भाई। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की वजह से ही रैम का मूवमेंट होता है। ठीक है, कैसे होता है आपको पता होगा, इस तरह से आपके मोशन होता है। द टॉप ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स गाइडवेज फॉर, जो टॉप ऑफ द बॉडी होती है वो गाइडवेज प्रोवाइड करती है किसके लिए? रैम के लिए, क्रॉस रेल के लिए, पता नहीं, या कोई नहीं। तो भाई वो रैम के लिए करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैडल स्लाइड्स अलोंग रैम, ट्रू या फॉल्स? तो भाई ये फॉल्स हो जाएगा। भाई नेक्स्ट आपके लास्ट 10 क्वेश्चन रह गए हैं। अभी तक आपने यार ये वीडियो लाइक नहीं किया है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो यार। एक वीडियो को बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले आपके क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, क्वेश्चन को टाइप करना होता है, पूरी एक पीडीएफ बनानी होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाई है भाई मैंने तो, और बहुत मेहनत लगती है भाई। ठीक है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को निकालना, फिर उनको टाइप करना, उनकी पीडीएफ बनाना। ठीक है भाई, बहुत मेहनत लगती है, फिर रिकॉर्डिंग वगैरह करना। तो भाई मेरे एफर्ट को यार एक लाइक कर देना, मतलब इतनी मेहनत करता हूँ उसके लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना यार। और ये बहुत यूजफुल वीडियो है ये, अगर आप इस वीडियो को ना थोड़ा सा एक बार आप देख लेना और एक बार एग्जाम से पहले देख लेना, बहुत क्वेश्चन इस वीडियो से फंसेंगे आपके। आप भाई आपको ये वीडियो बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद। चलो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड फॉर गिविंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू द आर्म शेपर कैन बी क्लासिफाइड एज। यहाँ पर हिंदी में भी दिया है। ठीक है भाई, मैकेनिज्म को पारस्परिक गति देने के लिए प्रयुक्त तंत्र के अनुसार शेपर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? क्रैंक टाइप में, गियर्ड में, या क्रैंक और गियर दोनों में, या किसी में नहीं, ये बताना है आपको। तो भाई यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, क्रैंक टाइप एंड गियर्ड टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिजाइन ऑफ द टेबल लेथ कैन बी क्लासिफाइड एज। टेबल के डिजाइन के प्रकार के अनुसार खराद को के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो भाई इसका आंसर है बोथ स्टैंडर्ड शेपर एंड यूनिवर्सल शेपर। ठीक है, आपका दोनों मानक शेपर और यूनिवर्सल शेपर के बेसिस पे आप क्लासिफाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका पुश टाइप शेपर इज द टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू। पुश टाइप शेपर के अनुसार शेपर का एक प्रकार है, कैसा है ये बताना है। तो भाई जो इसका राइट आंसर है वो है टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक, ऑप्शन सी काटने के स्ट्रोक के प्रकार। हॉरिजॉन्टल टाइप शेपर इज द टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू। ठीक है, जो भाई जो आपका हॉरिजॉन्टल टाइप शेपर होता है वो किस शेपर का एक प्रकार है, ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर आपका वो पोजीशन एंड ट्रेवल ऑफ द रिम का एक प्रकार है। ड्रॉ टाइप शेपर इज द टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू। जो आपका ड्रॉ टाइप शेपर होता है वो शेपर का एक प्रकार होता है, किसके अकॉर्डिंग, ये आपको बताना है। तो वो भाई आपका कटिंग स्ट्रोक के प्रकार के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेवलिंग हेड टाइप शेपर इज द टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू। ट्रेवलिंग हेड टाइप शेपर एक शेपर का प्रकार है, किसके अकॉर्डिंग, ये बताना है। तो भाई वो है आपका पोजीशन एंड ट्रेवल ऑफ द रेम। ठीक है, जो रैम और ट्रेवल की जो रेम ट्रेवल करती है और जो उसकी पोजीशन होती है उसके प्रकार के बेसिस पे हम शेपर को एक वर्ग में क्लासीफाई करते हैं, और जिसका नाम है ट्रेवलिंग हेड टाइप शेपर। आप भाई इसको ट्रेवल से और ट्रेवलिंग से रिलेट भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर हाइड्रोलिक टाइप शेपर इज द टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू। हाइड्रोलिक टाइप शेपर एक शेपर का प्रकार है, किसके अकॉर्डिंग, ये बताना है। तो भाई वो है आपका इनमें से देखो डिजाइन ऑफ द टेबल के अकॉर्डिंग भी नहीं है और पोजीशन के अकॉर्डिंग भी नहीं है और कटिंग स्ट्रोक के प्रकार के भी नहीं है, तो ऑल नन ऑफ द मेंशन्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्रैंक टाइप शेपर फॉर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज एम्प्लॉयड, ट्रू और फॉल्स। तो भाई ये जो आपका स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकल टाइप शेपर इज द टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू। पोजीशन एंड ट्रेवल ऑफ द रैम। भाई इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये द शेपर इज द रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन टूल प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेसेस। ऑप्शन ए यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा।
इसी के साथ भाई हमने 110 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप वीडियो को भाई एक दो बार बैक करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अभी तक आपने वीडियो ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको सभी सब्जेक्ट की ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो देखने को मिल जाएगी। और सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जिन लोगों के भी मैकेनिकल ब्रांच वालों के भाई ऑनलाइन एग्जाम होने हैं, सबकी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाएंगी इसी चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।